और ये है माध्य का सूत्र। और माध्य के सूत्र को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये रहा ये तरीका। तो अब हम आप नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम जो अर्थमेटिक मेन की जो सीरीज पढ़ा रहे हैं समांतर माध्य की केंद्रीय प्रवृत्त की माप के अंतर्गत, उसमें हम समांतर माध्य का दो श्रेणियां हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक है व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरी है खंडित श्रेणी या विविक्त श्रेणी या डिस्क्रिएट श्रेणी। उसी की श्रृंखला में जो आगे का भाग रह गया है वो है अविच्छिन्न श्रेणी, सतत श्रेणी या कंटिन्यूअस श्रेणी। बात है, चाहे हम उसको अविच्छिन्न श्रेणी कहें, चाहे सतत श्रेणी कहें और चाहे हम उसको कंटिन्यूअस श्रेणी कहें। तो आइए आज हम देख लेते हैं उसके सवाल को कि कैसे हम, जब हमारे सामने अगर अविच्छिन्न श्रेणी आ जाती है तो हम उनके सवालों को कैसे हल करेंगे एग्ज़ाम में। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग इसको मन लगा करके पढ़ेंगे, मन लगा कर देखेंगे तो निश्चित ही आपकी समझ में ज़रूर आएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए ये ज़रूरी है जो 10th लेवल की गणित होती है वो गणित आप लोगों को आनी चाहिए। जैसे कि दशमलव वाले जोड़ घटाने हैं, दशमलव वाले गुणा और भाग हैं, यानी जो गणित की प्रारंभिक संक्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, यानी एडिशन करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये आपको आनी चाहिए। यदि ये आपको आती हैं तो आपको ये सेंट्रल टेंडेंसी आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी, बहुत सरल लगेगी। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो गणित में ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कुछ तेज होते हैं। अगर जो होशियार हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनको अगर जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो वो ज़रूर इसको अध्ययन कर लें, जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लें और दशमलव वालों का भी कर लें, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग में दशमलव में का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आइए आज हम देख लेते हैं आइए हम देख लेते हैं कि हम समांतर माध्य के अंतर्गत, अखंडित श्रेणी के अंतर्गत या सतत श्रेणी के अंतर्गत, अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत कैसे इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रक्रिया को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एग्जाम जब आएंगे तो आपको ये प्राप्तांक मिलेंगे इस तरीके से। ये आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20 और इसके आगे आपको जो F मिलेगा 10, यहाँ पे 12, इस तरीके से आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल, और आपको वर्टिकल लगाना है इस तरीके से। सर्वप्रथम तो आप यही काम करेंगे कि जो भी आपको आंकड़े मिलेंगे उनको आप इस तरीके से लगाएंगे अविच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत। मैंने इसको ऑलरेडी लगा रखा है। अब हम इसकी मिड वैल्यू लगाएंगे यानी MB। ये हमारी जो श्रेणी है, ये श्रेणी कौन सी है, इसको भी समझना बहुत अति आवश्यक है। ये हमारी श्रेणी है अपवर्गी श्रेणी, क्योंकि अपवर्गी श्रेणी में क्या होता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होता है वही यहाँ होता है, जो यहाँ होते हैं आंकड़े वही यहाँ होते हैं। लेकिन समावेशी श्रेणी में क्या होता है, समावेशी श्रेणी देखिए एक ऐसे होगी 0 से 9, फिर यहाँ 10 से 19, फिर यहाँ 20 से 29। ये हमारी जो है ये समावेशी श्रेणी कहलाती है। और ये श्रेणी कौन सी कहलाती है, इसको ये कहलाती है अपवर्गी श्रेणी। अपवर्गी श्रेणी और समावेशी जो श्रेणी होती है उसमें अंतर होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, समावेशी को इंक्लूसिव और इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। यानी अपवर्गी श्रेणी को एक्सक्लूसिव और इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। देखिए, जब अपवर्गी श्रेणी में क्या होता है, जो हमारी जो श्रेणी है उच्च सीमा अपवर्गी अंतराल की वही निम्न सीमा होती है। इसकी उच्चतम सीमा है और यहाँ निम्न सीमा है, लेकिन इसमें अलग है, इसमें अलग है ना, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है। और अपवर्गी सीमा की एक विशेषता क्या होती है कि ये जो है श्रेणी वर्ग अंतराल की जो है ये उच्च सीमा उस वर्ग में सम्मिलित नहीं होती है। उच्च वर्ग की सीमा होती है वो इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है, यानी निम्न वर्ग की सीमा सम्मिलित है लेकिन उच्च वर्ग की सीमा नहीं सम्मिलित है। इस प्रकार से इसमें ये सम्मिलित होती है, इसमें ये सम्मिलित होती है, क्योंकि 19 और फिर 20
इसमें सम्मिलित है, लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार से क्या है, ये तभी उपयोगी है जब मान कैसे हो, पूर्णांक में हो, और ये तब उपयोगी है जब इस मान कैसे हो, पूर्णांक में ना हो। श्रेणी की सभी दशाओं में गिनती की जा सकती है इसकी, लेकिन इसकी सभी दशाओं में गिनती नहीं की जा सकती है। इसके उद्देश्य को यानी गिनती के उद्देश्य के लिए पहले हमें समावेशी श्रेणी को यानी जो हमारी इंक्लूसिव श्रेणी है उसको हमें एक्सक्लूसिव श्रेणी में बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि समावेशी श्रेणी क्या है और अपवर्गी श्रेणी क्या है, यानी एक्सक्लूसिव श्रेणी क्या है और इंक्लूसिव श्रेणी क्या है, मैंने आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के जोड़ को हम 2 से भाग देते हैं, जैसे उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा। चलिए यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा, इधर मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। और इसके बीच के अंतर को वर्ग विस्तार कहते हैं। वर्ग विस्तार कैसे, जैसे देखिए 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है 10, 0 से 10 के बीच में कितना अंतर है 10, तो हमें बता देते हैं। जैसे इसकी निम्न सीमा है 0 और उच्च सीमा कितनी है 10, ये है ना 10। इन दोनों के जोड़ को हम जब 2 से भाग देते हैं फिर जो निकल कर आता है वो इसका मिड वैल्यू होता है, यानी मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका कितना है 5, हम इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 15, इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा 25, और इसका निकालेंगे तो इसका 35, और इसका निकालेंगे तो इसका 45। अब देखिए अगर हम प्रत्यक्ष विधि से लगाएं तो इसका वही फार्मूला आएगा जो हमने पहले आपको बता चुके हैं दोनों श्रेणियों में, यानी व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में, वही इस अखंडित श्रेणी में आएगा। x = सिग्मा f(x) अपॉन n। अब देखिए ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी में इसमें क्या है, अपवर्गीय समावेशी श्रेणियों में विभाजित है आंकड़े, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अखंडित सतत श्रेणी जो खंडित श्रेणी होती है और व्यक्तिगत श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी में समंकों की केवल 1 माला मिलती है, खंडित श्रेणी में समंकों की 2 मालाएं मिलती हैं, 2 लाइनें होती हैं। और अखंडित श्रेणी में क्या होता है, ये तो हमने बनाया है अभी, इसको निकाला है इसका इस तरीके से, हमने आपको बताया था जोड़ करके और 2 से भाग देके, लेकिन हमें अखंडित श्रेणी में इस तरीके से मिलेगा, केवल दो मिलेंगे और इनका हमें मिड वैल्यू निकालेंगे। जब हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे इनकी तो ये खंडित श्रेणी का रूप हो गया, क्योंकि हमने इस अपवर्गी श्रेणी से हमने ये मिड वैल्यू निकाल लिया। तो फिर क्या हुआ, फिर हमें ये दोनों लाइनें मिल गई जो आंकड़ों की हैं, ये हमें खंडित श्रेणी में भी मिलती थी। तो अब बिल्कुल सेम खंडित श्रेणी का ये हो गया ना ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जैसे हम इसी फार्मूले का धाप लगा देंगे, x = सिग्मा f(x) अपॉन n। ठीक है, अब n क्या है, n इसका हम जोड़ के रखते हैं। तो देखिए 10, 2 और 8 10, और 1 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये कितना हुआ, n बराबर हुआ 70 के। कितना हुआ 70 के। अब हम इसको अगर प्रत्यक्ष विधि से लगाएं तो हमारा बिल्कुल खंडित श्रेणी की तरह लग जाएगा, यानी इसका हम गुणा कर देंगे, 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 12 और 15 का तो 180 आ जाएगा ना। और हम अगर 25 का इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 20 का तो 500 आ जाएगा। अब हम 18 और 35 का करेंगे तो 630 आ जाएगा, और अगर 445 और 10 का करेंगे तो 450 आ जाएगा। अब हम इसका फिर योग कर लेते हैं, इनका योग करेंगे तो इसका आ जाएगा 18 10, आंसर आ गया। अब हम इस फार्मूले के आधार पर इसको निकाल लेते हैं। जीरो से हमने 0 को कैंसिल कर दिया, 7 दूनी 14, 4 बचे 40 में, 7 पंजे 35, बचे ना बचे, तो यहाँ पे कितने बचे 6, हमने दशमलव लगाया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, 7 8 56, कितना बचा 4, और 7 पंजे 35, यानी हमारा आंसर कितना आया 25.85। समझ गए ना। ये कौन विधि, किस विधि से आया, ये आया प्रत्यक्ष विधि से। तो अब हम लोग समझ गए कि प्रत्यक्ष विधि से हमने इसको लगा लिया तो आंसर कितना आया
25.85। हम इसको यहाँ पर 8×6 भी लिख सकते हैं, 8×6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 पंजे 35, यानी ये 5 से इससे इसके आधे से ये ज़्यादा है, 5 बचा हुआ, तो हम यहाँ सीधे 6 कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया? 25.86। आंसर कितना आया? चलिए रख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि अभी हम आपको इनडायरेक्ट मेथड से भी बताना है, इसलिए इसको बिगाड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 25.86। अब हम इसको बिगाड़ देते हैं अच्छे से। देखिए, अगर आप तुरंत नहीं काट पाते तो आप जो साधारण तरीके से भाग दिया जाता है, आप उसको भाग दे करके देख लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही थी, मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही कहा था कि यदि आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप गणित की जो प्रारंभिक क्रिया है इनको जरूर सीखेंगे। अब देखिए, हम इसमें से dx कौन सा ले सकते हैं? 25। हमने आपको व्यक्तिगत श्रेणी जब पढ़ाया था तो हमने आपसे कहा था कि हम जहाँ तक जो dx लेते हैं वो आंकड़ों में बीच की संख्या को लेते हैं। इससे हमें प्लस माइनस करने में आराम रहती है, जो हमारी गणना होती है उसको करने में हमें आराम रहती है, इजी रहती है, इसलिए हम इसकी बीच की संख्या को लेते हैं। तो हमने बीच की संख्या ले ली, dx हमारा कितना हो गया? 25 हो गया। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे माइनस का हमारा 20 बचा, यहाँ पर हमारा माइनस का 10 बचा, और यहाँ हमारा 25 में से 25 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ हमारा प्लस का 10 बचा, और यहाँ हमारा प्लस का 20 बचा। अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी होती तो ये प्लस माइनस बराबर हो रहे हैं, यानी यहाँ पर प्लस माइनस 0 हो जाता। लेकिन चूंकि ये जो है हमारी कौन सी श्रेणी है? ये हमारी कंटिन्यूअस सीरीज है, इसमें हमें क्या करेगा? f से इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ f इंटू dx भी करेंगे ना। अब चलिए, dx का मतलब होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हमने 25 लिया हुआ है। अब 10 का हम गुणा करेंगे 20 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 200, यानी माइनस का। यहाँ हम माइनस का 120 करेंगे, 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। हम 18 से 10 का करेंगे तो प्लस का 180 आएगा, और हम 10 और 20 का करेंगे तो प्लस का 200 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आ गया यही। अब हम क्या करेंगे? प्लस प्लस जोड़ लेंगे और माइनस माइनस जोड़ लेंगे। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका माइनस का यहाँ 200 है, इसको काट देंगे, प्लस का यहाँ 200 है, इसको काट देंगे। अब हमारे पास 120 है माइनस का और 180 है प्लस का। हम 180 में से 120 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस का 60 बचेगा। अगर हम यहाँ पर माइनस का बचेगा तो माइनस लिखेंगे, और प्लस का बचेगा तो हम यहाँ प्लस को लिखेंगे। अब हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला है वो सीधा सीधा है, x = a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। हम इस फार्मूले के आधार पर रख लेते हैं। देखिए, इस जो हमने फार्मूला लिखा था इससे 25.86 आया था आंसर हमारा। तो अब हम इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए, हमारा क्या था? ये हमने कितना लिया था? 25, और ये हमारा प्लस का है, और ये हमारा 70 इसका है। 0 से हमने 0 को कैंसिल किया, पॉइंट बढ़ाया, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 अट्ठे 56। फिर हमारे 4 बचे, क्योंकि 60 में से अगर हम 56 को हटा देंगे तो 4 ही तो बचेंगे हमारे पास। फिर हमने यहाँ 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, फिर वही हालत आ गई। 7 पंजे 35 अगर यहाँ पे आता है तो हमारे पास बचता है 5, जो कि 7 के 3.5 से, यानी 3.5 से ये ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 6 कर लेते हैं पूरा। हमारा आंसर आ गया x बराबर 25 प्लस 0.86। आंसर आया हमारा 25.86, यानी जो आंसर ये आया था वही आंसर ये आया है। चाहे हमारा मेथड कोई भी रहे, लेकिन हमारा आंसर सेम आना चाहिए। ये हमें बताएगा कि हमने प्रत्यक्ष विधि से जो लगाया था अपना सवाल, या अपने इस प्रश्न को किया था हल, तो क्या प्रत्यक्ष विधि से भी वही आंसर आया है। अगर सेम आंसर आता है तो समझ लीजिएगा कि हम लोगों को आंसर सही से आया है समझ में। तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, अगले और सवालों के साथ जुड़ेंगे।
जो कि आपको आगे चल कर के बीए, एमए और कंपटीशन के दौर में भी आपकी मदद करेंगे। जैसे कि आप सीए की अगर आप नौकरी करना चाहते हैं या आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर वही बात, अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो मंजुलता से मिलना है। और मंजुलता से कैसे मिलोगे? जब हमारे चैनल को लाइक करोगे ये, तब हमसे मिल पाओगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उनके ज़रूर जवाब दूंगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करना ना भूलें। मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, हमारे पास संसाधन भी कम है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ, क्योंकि हमारी जो लड़कियाँ हैं खासकर, वो गणित के मामले में थोड़ी कमज़ोर होती हैं। और मैं चाहती हूँ वो मेरे इस वीडियो को देखें और अपनी इस कमज़ोरी को दूर करें। नमस्कार।